कि आज तक बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, लोगों से पत्राचार करने के बाद, पूरा करने के लिए विधानसभा और राज्यों में बहुत इस तरह का आंदोलन और इस तरह का कदम उठाया गया है, लेकिन आज तक अधिवक्ताओं के लिए ये केंद्र और राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार कभी नहीं सोचा। हम लोग चाहते हैं कि लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में अधिवक्ता भी चुनकर आए, तभी ये अधिवक्ता का कल्याण हो सकता है। और मैं इतना कहूंगा दावे के साथ, देश का तभी कल्याण संभव है। तो ये लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें आने के लिए हम लोगों को अधिवक्ता, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति इस बात का एक पढ़ाई करती है कि प्रत्येक राज्यों में, देश के प्रत्येक राज्यों में जितने भी जिला कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जितने हाई कोर्ट्स हैं, सारे लोगों के साथ, बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, उन लोगों के साथ हम लोग तालमेल बनाएंगे और इस संघर्ष को आगे लाने के लिए, ये हमारी मांग है, जो उनको पूरा करने के लिए हम लोग एक बड़ा रूप में आंदोलन करेंगे। और बहुत नज़दीक नवंबर महीने में हम लोग सोच रहे हैं 2 दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठक करने के लिए दिल्ली में, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक राज्यों से लोग शिरकत करेंगे, आएंगे और भाग लेंगे। और मैं दिल्ली प्रदेश के लोगों को भी, जितने हमारे अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि सब लोग एकजुट होकर दिल्ली में इस आंदोलन, आने वाले वक्त में जो आंदोलन होगा उसको सफल बनाने का कोशिश करेंगे, सहयोग देंगे। तो अब ये है आज का जो हमारा एक मीटिंग है, जो पहली बार दिल्ली में संपन्न होने जा रही है। मैं चाहूँगा कि आज जितने लोग, और अपेक्षित हम लोगों ने जितने लोगों को कहा था, चूँकि वर्किंग डे की वजह से लोग अभी पूरे तौर से और पूरे संख्या में पहुंच नहीं पाए हैं, कुछ लोग और आएंगे और तब कार्यक्रम को हम लोग और दूसरे ऊपर रूप से बढ़ाएंगे। मैं, हमारे कुशवाहा साहब हैं मंच संचालक, मैं कुशवाहा साहब से अनुरोध करता हूं कि जी हाँ, नहीं, मैं चाहता हूं कि और जो हमारे मुद्दे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारे लोगों का विचार हैं उनका विचार आमंत्रित किया जाए। और धन्यवाद मैं आप लोगों से एक बार फिर दोबारा और साथ में हमारे मिश्रा सर, कुशवाहा सर और सभी यहाँ उपस्थित अधिवक्ता बंधु, आज हम जिस कार्यक्रम और जिस मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं, जिस पे हमें कार्य करने की ज़रूरत है, उसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। क्योंकि अभी आप लीगल प्रोफेशन में जब देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन आए हैं। अभी एक हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि यूथ लिटिगेंट्स आर बीइंग इन्वॉल्व इनटू सम इलीगल एक्टिविटीज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल हार्डशिप। और ये समस्या इसलिए आ रही है कि बार काउंसिल हो या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्य करते हैं अधिवक्ताओं के लिए, यूथ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनके बेहतर ट्रेनिंग के लिए, ना ही उनके फाइनेंशियल हार्डशिप को देखते हैं, और ना ही वो कहीं ना कहीं ये हमने ऑब्जर्व किया है कि इस लीगल प्रोफेशन में नहीं चाहते हैं कि कोई एक बेटर यूथ आ गया है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। इसमें मैं किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल ड्रॉबैक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमें निकलने की ज़रूरत है। हमें एक एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की ज़रूरत है। हमें उस ज़रूरतमंद उन हर एक यूथ अधिवक्ताओं को सहयोग करने की ज़रूरत है जिन्हें फाइनेंशियल हार्डशिप है, जिन्हें सीखने की ज़रूरत है।
और तभी हम इस देश का निर्माण कर सकते हैं। जहाँ तक हमने देखा है, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में युवाओं अधिवक्ताओं का भूमिका अहम रहा। वो इसलिए रहा कि उस समय की युवा अधिवक्ताओं ने उस तरह का समाज से सहयोग प्राप्त किया, उस समय उन्हें उस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले और उनमें एक जील थी लड़ने की। तो एक तो हमने कमी गिनाई कि हमें इस लीगल प्रोफेशन में किस तरह की कमियां हम फेस करते हैं, लेकिन जब हम यूथ होते हैं तो हमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हमें कार्य क्षमता हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, हम प्रेशर को ज़्यादा झेल सकते हैं और कंसिस्टेंसी और पेशेंस को सीखते हैं। तो हमें इस पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स मिले, इन सारे ड्रॉबैक्स को कवर करके और फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारे अधिवक्ता कल्याण समिति की तो मांग रही ही है, हमेशा से ये रहा है कि हम जो भी युवा अधिवक्ता आएंगे उन्हें ट्रेन करेंगे, उन्हें स्किल्ड एडवोकेट बनाने का प्रयास करेंगे और साथ में जो फाइनेंशियल हार्डशिप है उसके लिए हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाएंगे जो अलग अलग बार भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी नए इनरोल एडवोकेट्स हैं 5 साल तक उन्हें कोई फाइनेंशियल एड मिले ताकि वो सस्टेन कर पाएँ इस लीगल प्रोफेशन में सीखने के लिए, और उन्हें ट्रेन करने के लिए जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं वो सब अपने तरफ से वॉलेंटरली इसको एक अप्रिशिएट करेंगे, इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा अनुरोध है और ये अधिवक्ता कल्याण समिति यूथ का भी डिमांड है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूँ। ये हमारे डिमांड्स हैं, हमें जो करना है और हमने जो अनुरोध किया है हम अपने अधिवक्ताओं से, यही। धन्यवाद। हमारे लिए हम चाहते हैं कि हमारे कोर्ट में क्या रोल है, क्या पावर है, क्या स्टेटस है, अपना वजूद को नहीं समझते। मोस्टली कोर्ट में हम स्टैंड होते हैं बेगिंग फॉर जस्टिस। दिस इज़ नॉट प्रॉपर। वी आर बार मेंबर टू होल्ड अपॉन चैलेंज फॉर जस्टिस। बहस करने का मतलब क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं ये ट्रू है, 2 2 4 है तो आप 5 कैसे असूम कर लोगे? वहाँ जजेज को भी प्रोसीड करने के अगेंस्ट में स्टॉप, वो नहीं जा सकते हैं अगेंस्ट में। अब यहाँ देश में देखते हैं कि हम लोग बहुत जस्ट चंद्रचूड़ साहब कहते थे कि वी आर नॉट टू बीट द एडवोकेट्स। इसका मतलब क्या है? अब हम बार मेंबर हैं, इस ढंग का वर्ज आपको कहाँ से आ गया? अब ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में पुराना कैंटीन था, वो 10 रुपये 12 रुपये चाय कॉफ़ी का था, लोग बैठते थे आराम से। अब ये अपने कोई ट्रस्टी को दे दिए हैं 162 रुपये कॉफ़ी, 80 रुपये चाय। अब ये साइबर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी फॉर्मर चीफ जस्टिस लगा दिए ऐसे वैसे। कैंटीन का मतलब होता है अपना कुछ रख के इजीली कॉमन वे में खा पी करके अपना सोशल या इंस्टीट्यूशनल एक वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत है। तो ये साइबर सेटअप कैसे लाएंगे? तो चंद्रचूड़ साहब के अगेंस्ट में आदित्य अग्रवाल साहब एक मीटिंग किए थे हमसे, तो हमने एक कंप्लेंट बना दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इस ढंग का मिसकंडक्ट कर रहे हैं। अब जजेज लोग मिसकंडक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी वर्मा, तो ये बैठते इंगेज होते हैं, फिर ज़मींदार बन जाते हैं, हम लोग भीख मांगते रह जाते हैं, हम लोग का स्टेटस साइफर होता जा रहा है। तो ऐसे में जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी एक प्रस्ताव आया है, हम लोगों ने साइन करके दिया है। हम चाहते हैं कि देश में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ जजेज यदि मिसकंडक्ट करते हैं, प्रिजाइडिंग पावर को जस्टिफाई करने के अगेंस्ट में जाते हैं, तो इनके अगेंस्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। उसमें सेक्शन 16 कहता है देयर शैल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट जजेज एंड मजिस्ट्रेट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी उससे आउटवे नहीं कर सकते। लेकिन ये कंडक्ट कौन करेगा? ये उसको ठंडे बस्तर में डस्टबिन में डाल के छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पहले था डिसिप्लिनरी कंडक्ट के लिए किंग इन काउंसिल, तब वो कोर्ट का काउंसिल बनता था, तो किंग प्रिजाइड करता था, चीफ जस्टिस साइड में होते थे, बार जूरिस्ट बगल में होते थे, 3 मिलकर के जज का मिसकंडक्ट का कर्व करते थे। अभी देश में सबसे सुप्रीम सत्ता कहाँ है? अभी देखिए आर्टिकल 144 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट से दैट एवरी अथॉरिटी
सिविल एंड जुडिशियल शैल एक्ट इन आई टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मीन्स जस्टिस में सुप्रीम सत्ता है, ना कि जजेज में। जजेज यदि वाले फाइट धरे जाएंगे, उनको अगेंस्ट में FIR भी होगा, जेल भी जाएंगे। ये प्रावधान है। तो इस प्रावधान को हम वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इसको समझेंगे और एकदम प्राइम लेवल में लाएंगे। ए मेंबर ऑफ बार टू चैलेंज टू होल्ड अपॉन फॉर जस्टिस, ये हम लोगों का सबसे बड़ा स्टेटस हमें उजागर करना होगा। नहीं तो ये लोग डेस्पोट हो जाएंगे, जमींदार हो जाएंगे, जस्टिस को मैनिपुलेट हैंडल करने लगे, जस्टिस नहीं होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं रह पाएगा। फिर तो एक टायरेनिकल मोबोक्रेसी, ऑटोक्रेसी जैसा स्थिति आ जाएगा। तो हमारा वेलफेयर के लिए एक दूसरा ज़रूरी है कि जैसे लेजिस्लेचर लोग, एक्सिक्यूटिव लोग ग्रांट इन आइड कैंटीन बनाते हैं, पार्लियामेंट एनेक्सी का, स्टेट में लेजिस्लेटिव एनेक्सी का वो सब कैंटीन है ग्रांट इन आइड का। तो सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट का एक पार्ट एंड पार्सल कैंटीन ग्रांट इन आइड का यहाँ क्यों नहीं होता है? वो लोग अपने लिए वाउचर पास इशू कर लेते हैं, ये सस्ता खाना, ये वो सारा फैसिलिटी लूट लेते हैं। हमारा क्रीम आता है जनता से, जन समाज से, उसको ये लोग बार्गेन कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को भी एक प्रतिवेदन, हमें राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना चाहिए कि यहाँ भी ग्रांट इन आइड कैंटीन लागू हो, पार्लियामेंट एनेक्सी का जो है वो यहाँ भी चले। और अभी जो जैसे ये यूटिलिटी कैंटीन में 62 रुपये कॉफ़ी चाय, ये कैंटीन कहाँ रह गया? ये तो साइबर हो गया, 5 स्टार होटल हो गया। पूंजीपति को अरेर बरेर सब ये करने का सिलसिला, जज लोग जो चाहे सो कर दें, अपने भाई भतीजे को दे देते हैं। तो इसको भी कर्व करने के लिए प्रेसिडेंट के यहाँ हम लोग को कंप्लेंट लगानी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेटअप होना चाहिए कि जज यदि गड़बड़ करते हो तो कॉलेजियम, जजेज कॉलेजियम ही उसको फाइनल नहीं करेंगे। हमारा सुप्रीम सत्ता प्रेसिडेंट के हाथों में है। जैसे पार्डन है, ठीक है, प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं, उनके अगेंस्ट में FIR सब नहीं होगा, लेकिन पार्डन पावर यदि मिसयूज करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनको धरता है, चेक एंड बैलेंस करता है। तो उसी तरह से जजेज लोग जस्टिस के लिए, ना कि जजेज के लिए, जस्टिस के लिए हमें ज़रूरी है कि जज मॉडिफाइड होते हों, गड़बड़ी करते हों, तो प्रेसिडेंट इन कोर्ट प्रिजाइड करें। एक चेयरमैन होगा बार काउंसिल का और एक सीनियर जज होंगे। 3 आदमी मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे किस जज ने क्या किया है, उनके अगेंस्ट में FIR क्यों नहीं हुआ। अभी उपराष्ट्रपति पूछे धनखड़ साहब कि ये वर्मा के अगेंस्ट में FIR क्यों नहीं हुआ, ये लोग दबा देते हैं। हम लोग कुछ करें, कुछ आर्गूमेंट ढंग से करने लगेंगे, ये कंटेम्प्ट में जा रहा है। आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट नहीं है, आप मिसमराइज करेंगे, टायरेनिकली मैनेज करेंगे कोर्ट को, जस्टिफाई नहीं करेंगे, एक्सक्यूट करेंगे विजिलेंस को। तो ये सभी हमें उजागर करना होगा, स्टैंड करना होगा, तभी जस्टिस फ्लोरिश करेगा। नहीं तो एक्सक्यूट होगा, एज एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एक्सिक्यूटिव जज द्वारा जस्टिस एक्सिक्यूट होने लगेगा। मीन्स हमारा पावर गया, जस्टिस गया, वो जो चाहेंगे वही करने लगेंगे। यही परिपाटी चलिया पनप रहा, इसको हमें रोकना होगा। हमें पार्लियामेंट में भी जाकर के स्पीच देनी होगी, प्रेसिडेंट की अनुमति लेके ज्वाइंट वेंचर बना के वहाँ भी ये सब बात को रखना होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रखेंगे वहाँ भी। तो इस ढंग से वेलफेयर का जैसे सवाल है, कंपनसेशन और प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हम एक्सीडेंट में मीट करते हैं, कोई क्रिमिनल मारता है तो उसके अगेंस्ट में हमारा प्रोटेक्शन कोई देखता नहीं है, बाल बच्चा परिवार इधर उधर बिलखता रह जाता है। तो प्रोसिक्यूशन को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कहाँ से जस्टिस अराइव करेगा, कौन लड़ेगा? जनता मरे हुए जा रही है, बहुत सारा अपना कुछ काम निकाल ले, अपना काम चलो भाई हमारा काम हो गया, आगे लड़ेगा नहीं। तो ये तो मोनोपोली सल की जस्टिस सल्कलाइज होकर खत्म हो जाएगा। वी आर बार मेंबर टू होल्ड अपॉन फॉर जस्टिस, टू स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और हमारा रिस्पेक्ट है, लेवल टू कोर्ट, जज और हमारे बीच में ज़्यादा नीचा ऊंचा कुछ नहीं है। सिंपल है कि हमारे वो डिसाइड कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे स्टेनोग्राफर लिखाता है कंटेम्प्ट लिखाता है, जज लिखाते हैं कंटेम्प्ट, स्टेनोग्राफर लिखता है, वही हमारा भी पावर है। यदि जज कंटेम्प्ट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तो आप कंप्लेन स्टेनोग्राफर को लिखा सकते हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन भी आ चुका है कि ये ऐसे वकील, जैसे सेक्शन 16 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट जजेज एंड मजिस्ट्रेट, तो वैसे यदि मिसमैनेज करते हो कोर्ट को, दैट इज आल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके लिए हम लोग रिवॉक करना होगा, आगे स्ट्रगल करना होगा, और इसके लिए जो भी करना होगा फिर प्रोग्राम बैठ करके बनाइए, सब करिए। और दूसरा something which is regulatory completely different, then we go to high court is something very different, and then supreme court is something very different. So जो हमारे वकील हैं, आज मैं देख रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू हायर कोर्ट्स, जहाँ पे कुछ जजमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डबल जियो पैरिटी दिया गया, जहाँ पे एक व्यक्ति को हम 2 बार कन्विक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे इवन ट्रायल कोर्ट का जजमेंट वाज फार बेटर। तो हमारे यहाँ जो आज जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक फाउंडेशन नींव है, उसको मजबूत करने का ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर हमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे कि जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो लोग प्रोसीजरल पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द सेक्शंस ऑन प्रोवाइडिंग द जस्टिस बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही, जहाँ तक आते आते 20 साल हो जाते हैं, उनके पीरियड्स जो लिमिटेशन पीरियड होते हैं वो तक एक्सपायर हो जाते हैं। तो हमें एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। उसके बाद हाई कोर्ट में जाते जाते जहाँ पे लॉ का एप्लीकेशन होता है और सुप्रीम कोर्ट में लॉ का एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। तो और एक और मैं सजेशन रखना चाहूँगी दैट डेवलपिंग द थ्योरी, लाइक आई एम अ रिसर्चर, so what the theory we are applying right now is all developed by the Supreme Court only. For example, मैंने अपना खुद का जब थीसिस का जब LLM में मैंने अपना डिसर्टेशन दिया तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटियंस इन एन एनिमल लॉ था, जहाँ पे जब हम कोई थ्योरी डेवलप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उस चीज़ का राइट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं या राइट्स कैसे बता सकते हैं। तो जहाँ पे जो हमारी हायर कोर्ट्स हैं वो डायरेक्टली राइट अप्लाई कर देते हैं किसी पर भी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट हो, हम डायरेक्ट राइट्स अप्लाई कर देते हैं विदाउट डेवलपिंग द थ्योरी, विदाउट सैरोगेटिंग द राइट्स ऑफ द अदर्स फ्रॉम वेयर वी हैव डेरिवेटेड द राइट्स। सो हमें एक ज़रूरत है जहाँ पे फाउंडेशंस की, जहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे, क्योंकि जब हम कोई जजमेंट्स भी पास होते हैं तो वो अपनी थ्योरी लगाते हैं, जहाँ पे एक जजमेंट में था कि एवरीबडी गेट्स द राइट टू लाइफ, पर्सनहुड इज समथिंग वेरी डिफरेंट than a life which covers every entity, state, every subject. तो हमें एक थ्योरी डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो हमारे यहाँ के आज वकील हैं और वो बहुत ही अच्छे, कामयाब और बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन उनको थोड़ा लॉ का जो फाउंडेशन होता है लॉ का और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एंड एवरीथिंग इज़ वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। और जो हमारे यहाँ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए, तो लोग बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, हमने भाषा हिंदी कर दिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ IPC, देयर इज़ नथिंग इज़ चेंज्ड बट वी हैव एडेड समथिंग, एंड वी हैव एडेड सम प्रोविजंस to just surpass those provisions which was already available and which were good at and settled position, but to surpass those and convict directly. So those are some provision where we have to rectify it and we have to again bring into the amendment. So like section 113, there are so many sections where we have to focus. And क्रिमिनल प्रोसीजर, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, जेंडर पर्सपेक्टिव, जैसे 3rd जेंडर ऐड किया, और फीमेल्स का जो कानून है वो बहुत अच्छा है, मतलब जो उन्होंने जितने भी अरेंजमेंट्स किए हैं सेक्शंस के। और मैं बीइंग अ वुमेन एंड एज अ रिसर्चर, तो मैं वुमेन पर्सपेक्टिव पे भी बोलना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स आज वुमेन्स बहुत अच्छा कर रही हैं, हर सेक्टर में हैं, हर जगह हैं, आज जज भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन जो उनका स्पेस है वो आज भी कहीं ना कहीं वो उभर के नहीं आता जो
एक मेल अथॉरिटी होल्ड करती है. बट ये मैं नहीं बोलूँगी डायरेक्टली कि वुमेन्स आर नॉट, एवरीबडी इज इक्वल एंड एवरीबडी इज गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड टू प्रेजेंट देमसेल्व्स. ऑप्ट कर दिया. जैसे अगर आपने कोई जजमेंट पास करनी है 125 पे, तो आप इंटरनेट पे जाइए, सारे रेफरेंस है वहाँ पे उठाइए और विद इन 24 आवर्स जजमेंट को डिलीवर कर दीजिए, सारे रेफरेंस है. और भारत के फॉर्मर जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि भारत में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए जुडिशरी में इंट्रोड्यूस करने पे काम कर रहे हैं. और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारी जुडिशियल सिस्टम में अगर अडॉप्ट की जाती है तो मुझे लगता है कि जो यंग लॉयर हैं वो तो फैमिलियर हैं, हम जो है हाइब्रिड सिस्टम से कनेक्ट है, जो वरिष्ठ है, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए बहुत समस्या होगी. और टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ साथ जो कट कॉपी पेस्ट की एक जो व्यवस्था बनी हुई है, मैडम बात कर रही थी, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि थीसिस भी कट कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं. पूरे LLM में हमारा डिजर्टेशन होता है, बच्चे जो है कट कॉपी पेस्ट के. ये कट कॉपी पेस्ट की जो व्यवस्था है जुडिशियल सिस्टम से ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि एक जजमेंट, आप जजमेंट को रिजर्व रख देते हैं, कहते हैं कि जजमेंट इज़ रिजर्व फॉर 15 डेज 20 डेज व्हाटएवर. आप जजमेंट को रिजर्व रख देते, क्यों रखते हैं रिजर्व? क्योंकि आप रेफरेंसेस लेते हैं. जब आपके पास, आज आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी हमारी जो डेटा और जो हमारी साइटेशंस और जजमेंट्स है वो हमने ऑनलाइन स्कैन कर लिया है, तो आप 6-6 महीने तक क्यों जजमेंट को रिजर्व रख रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, वही सर ने अभी बात कही कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमारे तरफ, मतलब लॉयर्स के ऊपर सारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जो बार एंड बेंच है ना, तो बार पे तो कर दो, बेंच पे जो है अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है. अभी लगातार सोशल मीडिया में क्रिटिसिज्म, सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से जुडिशरी की क्रिटिसिज्म हो रही है, कभी कभी तो बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो जा रहा है सोसाइटी में हमें जवाब देना कि आखिर मैं एक लॉयर होते हुए, एक कॉमन मैन हमसे पूछ रहा है कि आपके एक जस्टिस के यहाँ नोटों की गड्डी मिली और आप क्या न्याय करते हैं. मतलब वी आर नॉट डिफेंडिंग, वी आर नॉट इन पोजिशन टू डिफेंड आवर सेल्फ. इवन हम अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे. हमारे ऊपर कितनी बड़ी डेंट है ये कि आपका 12 साल का बच्चा अगर घर में, वो भी आपसे पूछ रहा है कि पापा ये तो जस्टिस सिस्टम में क्या हो रहा है. तो ये जो चैलेंजेस डे बाय डे आ रही है हमारी जुडिशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का, वो मुझे लगता है कि इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग, और जो अखिल भारतीय अधिवक्ता समिति है, मुझे लगता है एक बहुत राइट फॉरम है. और आपको हम लोगों से जिस प्रकार की सहयोग चाहिए, हम लोग सदैव आपके साथ हैं. और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन, एक कॉमन मैन अगर आज उसकी मौत हो जाती है तो सरकार के पास कंपनसेशन बहुत सारे, अगर उसके घर में कोई बीमार हो गया तो प्रधानमंत्री हेल्थ बीमा योजना है, उनको घर दी जाती है. मुझे आप बता दीजिए कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप डॉक्टरेट हैं लॉ में, आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है सरकार की तरफ से? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है. मेरी जानकारी में तो नहीं है. कुछ स्टाइपेंड, कुछ स्टेट कहते हैं कि हमने 3,000 दे दिया, हमने 2,000 दे दिया. वो 2,000 स्टाइपेंड में क्या हो रहा है, वो भी मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में इतनी प्रॉब्लम्स होती है. सर आप लोग तो ज़्यादा बेहतर इस विषय को जानते होंगे. इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं. एक और विषय मैं देख रहा था, AIB की जो व्यवस्था बनाई गई है, मुझे आप ये बताइए कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्या आज हिंदुस्तान में जितने जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको बिना बुक का अगर बैठने बोल दिया जाए, मैं कहता हूँ गारंटी से 20 सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे. ये ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ और ये प्रूवन है. कई बार तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है देखने पे कि एक 1 पेजेस ऑर्डर में 12-13 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं. और आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, फेयर प्रैक्टिस, ये सारी बातें कर रहे हैं. हमने AIB का जो सिस्टम बनाया, इस AIB के सिस्टम में हमने क्या किया, ऑल ऑफ सडन हमने कोशिश की कि 2012 से हम जो एडवोकेसी में जो क्राउड आ रही है
उस क्राउड को एक मॉडिफाइड क्राउड, इंटेलेक्चुअल क्राउड वो आए। आप बार काउंसिल से आपने जो है उसको इनरोल्ड किया, फिर AIB का, आप एक एक साल तक एग्ज़ाम नहीं लेते। कई बार तो ये चीज़ें देखी गई है कि AIB के रिजल्ट में भी वहाँ पे भी एरर्स है, क्वेश्चंस में एरर है। 5-6 मुझे लगता है जो लास्ट AIB एग्ज़ाम हुआ उसमें 5 या 6, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5-6 क्वेश्चंस गलत थे, 6। तो आप ये सोचिए कि आप 6 क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि आपके पास सारी इस्टेब्लिशमेंट है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे सिस्टम है। आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिस व्यवस्था के लिए हमारा जो सिस्टम है वो प्रिपेयर्ड नहीं था। और अगर आप AIB की सिस्टम को इंट्रोड्यूस आपने किया तो उसमें एक मैकेनिज़्म ऐसी होनी चाहिए थी कि जो उस चीज़ को मॉनिटर करे। प्राइवेट एक एजेंसी को आपने इस पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का ज़िम्मा दे दिया। सर आप लोगों के लिए है ये कि एक प्राइवेट एजेंसी को आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जिम्मेवारी दे दी। नीट का स्कैम हुआ, सबको पता है, मेडिकल में और JEE में स्कैम हो गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे स्कैम नहीं हो रहा होगा। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है बार एसोसिएशन, एक हमारी जो है एपेक्स बॉडी है और प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, और हम गवर्न होते हैं उससे, तो हमारा ये राइट है कि अगर उसमें कोई एनोमलाइज है तो हम उसको एटलीस्ट रेज करें। आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। आप प्रोटेक्शन की बात करेंगे कि लॉयर प्रोटेक्शन पे जो है कोई बिल आनी चाहिए, तो अभी सर ने फ्रीडम स्ट्रगल से लेके, अगर आप गीता आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, हमारा सबसे हॉली जो है वो धर्म ग्रंथ है, तो गीता में भगवान कृष्ण का क्या रोल था? भगवान कृष्ण ने कहीं पे भी तीर खुद से नहीं चलाया, एज ए एडवाइज़र काम किया उन्होंने, एडवाइस दिया। लॉयर का काम है एडवाइस देना, हम एडवाइस देते हैं। हमारे गंदा पानी निकलने लगे तो, और अभी हमारे भाई ने जो एग्ज़ाम की बात कहा कि वकील बनने के बाद 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, 3 साल का 3 बार परीक्षा होता है, वकील बनता है, और उसके बाद वकील को ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल का परीक्षा देना है। ज़रा पूछिए हमारे गंगोत्री वाले लोगों से, जहाँ से गंगा निकल रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनसे सवाल करिए आप कहीं मौका मिले तो, कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में कॉलेजियम है। संविधान का आर्टिकल 1 से 395 तक पढ़ जाइए, कहीं भी कॉलेजियम का नामो निशान नहीं है। तो ये कॉलेजियम बनाने वाले जो लोग हैं भारत के संविधान से ऊपर हैं क्या? जब भारत के संविधान में कॉलेजियम नहीं है तो फिर कैसे बन गया? और 1993 से धड़ल्ले से उसी से बहाली हो रहा है। ना कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, ना कोई मेन टेस्ट होता है, ना कोई मेडिकल टेस्ट होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है, और सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। और हमारे बच्चे जो 5-6 एग्ज़ाम 10 एग्ज़ाम दे करके लॉ करके आते हैं, उनको ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना होता है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों को कि जिन लोगों ने बिना परीक्षा पास किए कॉलेजियम बना करके अपने भाई को, भतीजा को, चाचा को और पूरे परिवार को भर दिया। 250 से 300 परिवार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनता है, और उसके खिलाफ हम वकीलों को खड़ा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देश के हर नागरिक को भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। तो जब ये सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार का क्वार्टर लेते हैं, सरकार का नौकर चाकर और सिक्योरिटी लेते हैं, तो ये पब्लिक पोस्ट हुआ और इसकी वैकेंसी निकलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की वैकेंसी निकलनी चाहिए, और देश भर के वकीलों को जो 10 बरस प्रैक्टिस किया हुआ है, तो कम से कम सबको अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए कि आप लोग भी अप्लाई करिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट होना चाहिए, मेन टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, तब जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज का बहाली होना चाहिए। आप सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं बच्चों को, एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
किस काम का एग्जाम देना पड़ेगा? यहाँ तो रोज वो ज्वाइन करेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय ज्वाइन करेगा, हर केस उसका एग्जामिनेशन है। अगर वो नहीं जीत पाएगा, अगर हमेशा हारते जाएगा, मेरिट नहीं होगा, तो अपने आप वो फेल होते 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 छोड़ करके चला जाएगा, और चला जाता है लोग। तो उसको तुम क्यों एग्जाम ले रहे हो जिसको एक पैसा सरकार को नहीं देना है, और ये एग्जाम हो रहा है और हम लोग सह रहे हैं इस जुर्म को? तो ये हम लोगों की कमी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वकील समाज खड़ा होइए। अगर एग्जाम होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज के लिए भी एग्जाम होगा, और नहीं तो नहीं होगा तो छोटे छोटे बच्चे जो लॉ करके आ रहे हैं उसको मौका दो, वो अपना साबित करेगा, अपना मेरिट डेवलप करेगा, नहीं करेगा तो लौट जाएगा। ये बात होनी चाहिए, ये न्याय की बात होनी चाहिए। असंवैधानिक कॉलेजियम को ख़त्म होना चाहिए। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि असंवैधानिक कॉलेजियम से जितने भी न्यायाधीश बने हैं उन सब की नियुक्ति रद्द होनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान में कॉलेजियम है ही नहीं, और उनके द्वारा दिए गए जज वाला है उसका 5% ही खर्च करते हैं अपने पर, 95 सेव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी कमाई का 95 खा जाते हैं, 5% सेव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप, जैसे मोदी, अंबानी, अडानी जितने जिंदल लोग हैं, कितनी कमाई इनकी होती है? 6000 करोड़। 5% कितना हुआ? 300 करोड़। कितना खाएंगे एक साल में वो? 300 करोड़ खा नहीं पाएंगे वो, उससे कम ही में अपना रखते हैं, बाकी सब उनका बचत होता है। हम लोग रोज कमाते हैं, जितना कमाते हैं पूरा दवाई दारू, LIC, इंश्योरेंस, गाड़ी इंश्योरेंस, पेट्रोल भराने में ख़त्म, ले दे के लास्ट में पॉकेट देखना पड़ता है, कुछ सिक्के बचे हुए हैं। ये कैसे हो गया? हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं, उनके भी वही चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट। कारण क्या होता है कि वी रन फॉर द मनी एंड मनी रन अवे फ्रॉम अस। हम पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा हमारे पीछे भागता है। हम वकालत अपने मन से नहीं कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो बचपन में ख्वाब देखा था कि वकील बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, BPSC, UPSC ये सोच के चले थे हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, हम एडवोकेट बन गए और अब हम पैसा कमा रहे हैं। आपको सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा, ये वकालत हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है। अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि आप दिल्ली कमिश्नर बन जाए तो क्या वकालत करेंगे आप? गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेगा, बंगला मिलेगा, पावर मिलेगा, सीधा छोड़कर निकल लेंगे यहाँ से हम लोग। लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तब तक हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। कमोबेश यही हालत हमारे जुडिशरी में भी है। हम लोग जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं, आज इन पे चर्चा करना हमको है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, पूरे विश्व में 20 ऐसे देश हैं जहाँ क्राइम ही नहीं है। क्राइम ही वहाँ नहीं है, न कोई विजिलेंस, न कोई CBI, न कोई इंक्वायरी, न कोई जेल, न थाना, कुछ नहीं है। 20 कंट्री ऐसे हैं। एक कंट्री तो मैं बताऊंगा आपको ऐसा, जो एक्यूज्ड को, अपराधियों को इंपोर्ट करता है, नीदरलैंड। नीदरलैंड में कोई कैदी, आप जाकर देख लें, कैद खाना पूरा खाली है, वो दूसरे देश से कैदियों को इंपोर्ट करता है। हमारे भारत में देख लीजिए, हम कैदी एक्सपोर्ट करते हैं। जेल के बाउंड्री पर भी बैठे हैं कैदी, चूंकि रूम में जगह नहीं है, और बड़े आलिशान शान से जेल से बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं पटना में जब कैदी आते हैं ट्रायल कोर्ट में, पूरा शर्ट का बटन खुला, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट शू, मोटा गोल्डन चेन, पता नहीं कहाँ से आता है उनके पास। वो जेल में कमा रहे हैं, क्यों जेल से बाहर निकलेंगे वो? और राशि ठाट बना रहे हैं वहाँ पर वो। तो ये हमारे जजों की दया है और हमारी मेहरबानी है, हम वकीलों की मेहरबानी है। हम चाहते हैं कि डिले काफ़ी हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अधिवक्ता थे, हम अधिवक्ता बैठे यहाँ पर, हम चूँकि भाषण देना नहीं चाहते हैं कि आप सब लोग जमाई ले रहे थे, हम सोचे थोड़ा चेंज करें इसको। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बड़े पुराने अधिवक्ता थे, वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बना दिया बैरिस्टर। इंग्लैंड चला गया वो, इंग्लैंड से लौट के आया 10 साल के बाद। पिताजी से बोला कि पिताजी अब तो आपके बार में आ गए हैं, हम एक आध केस दीजिए, हम थोड़ा आजमा लें भारत में भी। पिताजी ने कहा कि लो ये टाइटल सूट है, चल जाओ, इस कोर्ट में है, सब जज 4 के यहाँ है, निपट लो। गया और उसी दिन फैसला करवा दिया जो केस 20 साल से चल रहा था। अब बड़ा खुश हुआ कि एक दिन में यूँ ख़त्म कर दिए। पिताजी के पास आया, चरण छुआ, बोला पिताजी आज तो लपेट लिए सबको, हम ख़त्म कर दिया पूरा मामला। 20 साल से परेशान थे। पिताजी ने एक तमाचा मारा, एक तमाचा मारा, बोला इडियट, इसी के कमाई से तो इंग्लैंड भेजे थे हम और आज तुमने ख़त्म कर दिया। ये हमारी वकालत है और उस जज साहब की मेहरबानी है कि सच आज सामने आया, उन्होंने निर्णय दे दिया। खैर, मैं ये बता रहा था, अभी आपके जैसे हमारे भाई ने कहा, अभी तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख केसेस पेंडिंग है भारत में, और अगर इस केस की त्वरित कार्रवाई की जाएगी तो यकीनन 324 वर्ष लगेंगे
इतने केस खत्म करने के लिए? कौन जज जिंदा रहेगा? 324 वर्ष लगेगी और प्रति वर्ष तकरीबन 1 लाख केस और ऐड हो रहा है पेंडिंग लिस्ट में, डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। जिम्मेवार कौन है? न्यायाधीश? जिम्मेवार हम खुद हैं। हम अधिवक्ता जिम्मेवार हैं, चूंकि हम डेट लेते हैं। आज मूड नहीं है, आज तबीयत खराब है, आज फ्लाइट छूट गई, आज ट्रेन लेट हो गया, आज बारिश हो गई, पत्नी बीमार है, टाइम ले लेते हैं, चूंकि अगली डेट को फी मिलेगा। तो सिर्फ ये कहना है कि जुडिशरी करप्ट है और जजेस बिके हुए हैं, जजेस बेईमान है, ये गलत होगा। हम भी कहीं एक बार अपने ईमान को देख लें। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या अच्छा निर्णय लिया, हमें तोड़ दिया है। जितने अधिवक्ता उतने संगठन, आप जोड़ के देख लें, और सबके पीछे कल्याण लगा हुआ है। ये कल्याण समिति, वो कल्याण समिति, वो इतने कल्याण समिति है कि हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं आज किस कल्याण समिति में जाना हमको है और किस का। अब एक दिन ऐसा हुआ कि अखिल भारत कल्याण समिति के बारे में बोलना था, बोल किसी और समिति के बारे में गए हम, चूंकि हम खुद ही कंफ्यूज थे कि आज किस समिति में आना हमको है। मसलन समितियों बनाने से हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बिहार में 2 साल में 753 अधिवक्ताओं की हत्या की गई है, 753 अधिवक्ताओं की मर्डर हुई है वहां पर। क्या हमें एक्ट नहीं चाहिए? अगर आप रोड पे चल रहे हैं, पुलिस वाला आपकी गाड़ी से बाइक से चाबी निकाला, लाख कानून समझाइए, एमबी एक्ट में चाबी निकालना नहीं है, वो निकालना नहीं है, एक तमाचा देगा, लाइन में ले लेगा, चल गाड़ी में बैठ, ले गया वहां से, क्या कर लीजिएगा? चूंकि आप खंडित है, आपके पास एकता नहीं है, एडवोकेट्स नहीं है आपके पास में। आप कोई मीटिंग करके देख ले अपने बार काउंसिल में, 5-10 से बेसी नहीं आएंगे वहां पर, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हमें इस मेंटेलिटी को सुधारना होगा कि जब एक बार आह्वान करें हम, तो सारे एडवोकेट्स एक बार में पहुंच जाए हमारे पास, और एक के साथ किया गया अत्याचार सबों के साथ अन्याय समझा जाए। जब तक ये मसला हमारे बीच में नहीं आएगा, हम एक नहीं हो पाएंगे। आप सोचिए, 10 साल काम करके लोग पेंशन होल्डर हो जाते हैं एज पर द लॉ। 10 साल हम कहीं काम कर लेते हैं तो हम पेंशन होल्डर हो जाते हैं, हमें पेंशन मिलनी चाहिए। हम 30-40 साल काम करते हैं, क्या हमको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? वो 10 साल बाद सुबह 10 बजे आते हैं, 5 बजे घर पहुंच जाते हैं, और हम 30 साल से सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात में 9 बजे पहुंचते हैं, और मिलता क्या है? वही पसीना लगा हुआ शर्ट। बच्चे बाहर वेट करते हैं, पापा आएंगे, आज कुछ लाएंगे, आम टॉफी कुछ लेके आएंगे। क्या लेके जाते हैं हम लोग? खाली बैग, कुछ नहीं मिला आज। और महीना का अंत में कुछ मिलने का उम्मीद वो भी नहीं रहेगा। तो ये 40 साल तक हम जिस वकालत के पेशा में लगे हुए हैं, जिस न्यायालय में न्याय और के पक्षधर रहे हैं, वहां से हमें क्या मिलता है रिटायरमेंट के बाद? घर के बाहर लगा हुआ एक टूटी कुर्सी, जहां लाठी पकड़ के हम बैठे रहेंगे। ये हमारा बुढ़ापा होगा। क्या हम अपने उस बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए खुद जिम्मेवार नहीं हैं? हम आवाज उठा नहीं पाते हैं। आज अखिल भारतीय जो समिति हम लोग की है, इन्होंने ये परस्यू की है, हमको जमा किया है, वरना इतने ये 1200 किलोमीटर यात्रा करके हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? हम आए आपसे मिलने, आपको जगाने, और कल ये मसाल पूरे भारत में जगाना हमको है कि पूरे भारत के अधिवक्ता जिस दिन एक समूह में बन जाएंगे, किसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हिम्मत नहीं होगी कि हमें डिगा पाएगा। कल बार भी हमारा होगा, काउंसिल भी हमारा होगा, और जुडिशरी भी हमारी होगी। जरूरत है थोड़ी साहस दिखाने की, लेकिन ये तय करना मुश्किल है कि पहला कदम कौन उठाए। तो हमारे बड़े भाई ने पहला कदम उठा दिया। और भी जो भी लोग उपस्थित हैं मंच पे और बाकी साथियों, मैं यहाँ कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं जो भी है, जो यहाँ पे जो मांगे हैं, जो मैं समझता हूँ, उसका मैं उसको मांगों को समर्थन करता हूँ। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरुण जी से कि हमारे जो यहाँ एक बस थोड़ी सी गलती हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट लिख दिया है, सर प्रेसिडेंट रहे, भाई फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं बार के, तो सर को बुलाया जाए इसके लिए। भाई क्षमा हम लोग मांगेंगे सर इसके लिए जो लिखा हुआ है। मैनेजमेंट हमारी बार की आती है, इनके सहयोग के बिना कोई जीतता नहीं, ये वे ताकत हैं। और जब इन्होंने कहा कि हमारे बिहार के अधिवक्तागण आ रहे हैं तो इनका हुक्म हो जाए, तो कौन मना कर सकता है? मेरी क्या हिम्मत है, क्योंकि हमने अगर राजी नहीं कर सकते तो नाराज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि जो भी हॉल ही नहीं, जो भी खाने पीने का हो, ये सब ये इंतजाम करेंगे। तो क्योंकि बाहर से आए जो, देखिए दिल्ली वालों का हमारी ड्यूटी नहीं, तो बिहार से कोई आए और इनके दोस्त हों, तो मैं ही नहीं, किसी को बोलते ये कोई मना नहीं कर सकता था। सुनील कुमार मिश्रा जी, अरुण कुशवाहा जी,
रवि कुमार जी, भाइयों और बहनों, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो क्रांति आती है वो बिहार से आती है। जयप्रकाश नारायण की आई, उससे पहले भी जब स्वतंत्रता संग्राम में, और गांधी जी ने भी कितनी यात्राएं बिहार से की। आपने जो ये बेड़ा उठाया है, और जब यादव जी जैसे बिहार बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, ये बहुत बड़ी बार काउंसिल, कई महीने तो काउंटिंग में लगते हैं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, एक्टिंग चेयरमैन रहा हूँ। हमारे टाइम में ये थे रामचंद्र झा, उनके अभी साहबजादे भी बार काउंसिल के मेंबर, अभी मैं था 2 महीने पहले, तो बार काउंसिल में भी विजिट की। शर्मा जी चेयरमैन हैं वहाँ, और 2-3 बार एसोसिएशन में भी हमने विजिट किया। वहाँ लॉ कॉलेजेस को विजिट किया हम, क्योंकि हम एक शादी में गए थे। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ के आदमी फाइनेंशियली कोई गरीब हो सकता है, ये नहीं कि सारे गरीब हैं, बहुत अमीर हैं वहाँ, फाइनेंशियल गरीब हो सकता है, परंतु दिमाग और पॉलिटिकल अवेकननेस सबसे ज़्यादा है। जो बिहार से 10वीं 12वीं के बाद पटना से या बिहार से कलकत्ता चला गया, इलाहाबाद चला गया, दिल्ली आ गया, तो वो बच्चा 50% उनमें से वो हमारी सिविल सर्विसेज हैं उनमें सेलेक्ट होता है। कम खर्चा करके होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स ने किन सिचुएशन में अपना पेट काट के हमको बाहर भेजा है। जो हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं, नॉर्थ ये वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, वो तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं मैट्रिमोनियल पर्पस से, कि उनकी शादी हो जाए, घर वाले बताएं कि अभी हमारा लड़का तो IAS बनने वाला है, तो अच्छे घर में और अच्छे ये जो है दहेज में शादी हो जाए। तो आपने बेड़ा उठाया है, इस पे शुरू में दिक्कतें आती हैं। दुनिया ये सोचती है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु जब बिहार के आदमियों में ये ताकत है, अकेले चालू होकर दुकेले बनते हैं, तिकेले बनते हैं, और माहौल बनता जाता है। और जब बुजुर्ग क्रांतिकारी यादव जी जैसे हों तो अचीव कर सकते हो। इनकी जो एज है, इन्होंने सब तरीके के माहौल को देखा है, सब क्रांतियों को देखा है। जो नए बच्चे हैं उन्होंने वो क्रांति नहीं देखी, इन्होंने वो जो धक्के खाने का काम, खाली पेट धूप में सत्तू खा के जो गर्मी को मारने का पैदल जा रहे हैं, ये इन बच्चों ने नहीं देखा। अब ये तो खाते हैं वहाँ गांधी चौक में या गांधी मैदान में, अब ये दुकानें और लगने लगी, पहले वाली नहीं है। तो हमारा आपको पूरा सहयोग रहेगा, और आप मुझे यकीन है ये के तले आप आज बैठे हुए हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये बिहार का नहीं है, ये बंगाल का नहीं है, ये दिल्ली का नहीं है,
अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति पूरे भारतवर्ष के लोग, 27 लाख वकील जो विभिन्न समस्याओं से आज जूझ रहे हैं, कराह रहे हैं, अंदर में टीस है, दर्द है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन कारणों का पता लगाना, उन कारणों का पता लगाने के बाद निवारण करने की दिशा में पहल करना, आखिर कौन करेगा? हम हर लोग बैठ करके यदि यही गाना गाते रहेंगे और दूसरे की कमियों को केवल सोचते रहेंगे तो समस्या तो बढ़ेगी, समाधान संभव नहीं होगा। समाधान तब होगा जब उस समाधान के दिशा में पहल करेंगे, समस्या के समाधान की दिशा में पहल करेंगे। तो कौन करे? यदि जिस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की चर्चा हमारे मित्रों ने की, मुझे तो ये कहानी सुनने के बाद एक बात याद आती है कि हमारे गांव में मेरे दादा को हाथी था। हाथी खत्म, हथिसार खत्म, अब एक बचा हुआ सिक्कर जो हथिया को लपेटता था। उसी सिक्कर को दिखाकर अपने कुटुंब को हम कहते हैं, देखिए हमारे दादाजी को हाथी था ना, उसी का ही सिक्करवा है। अब लगता है कि हम उन महानुभावों का नाम लेकर के, अपने पूर्वजों की गाथा को गा करके और अपनी कायरता को छिपाते हैं और कहते हैं हम सब कुछ किए। अरे करने वाला तो चला गया, पीछे क्या कर रहे हो? अब जिस लड़ाई को लड़ करके 200 वर्षों के गुलामी के जंजीर को तोड़ने में आपके पूर्वज सफल हुए, क्या उसे आप बचा पा रहे हैं? नहीं बचा पा रहे। तो जिन लोगों ने सुझाव दिया उन तमाम चीज को स्वीकार करते हुए मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपसे कि ये समिति चाहती क्या है, ये करती क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आपको क्या करना चाहिए, आपसे क्या हम उम्मीद करते हैं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा शब्द है जो समाहित है एंटायर प्रॉब्लम्स उसमें, या एंटायर सक्सेस, सफलता असफलता उसमें समाहित है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एडमिटेडली स्वीकार करना ही होगा कि गड़बड़ियां पैदा होने लगी हैं और माफ किया जाएगा, मुझे भय यहां तक हो गया है अब, वैसे मैं 80 वर्ष का हो गया हूं, मैं तो ज्यादा चलने वाला नहीं हूं, लेकिन आप तो चलने वाले हैं। चलोगे 25 और चलिए, हमारा अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि 80 वर्ष के नौजवान बिहार के कुंवर सिंह ने प्रूफ भी किया था, 80 साल की उम्र में बाह कर रहा था। 80 साल के नौजवान की बोली में और खून में यह रवानी हो कि इस उम्र में भी बिहार से चलकर आपके बीच में आ सकता है और आपको जगाने का काम कर सकता है, तो फिर आपको तो अपने आप सोचना पड़ेगा नौजवानों को कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इशारा ये करना चाह रहा हूं कि 4 स्तंभ जो जनतंत्र के हैं, वो 4 में 3 लगभग अविश्वास के पात्र बन गए हैं। माफी चाहूंगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका पर तो कंप्लीटली लोगों का विश्वास हट चुका है। वो ठीक काम करे तभी विश्वास करने पर तैयार नहीं है। इतना विश्वास का काम कर दिया है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में कोई निर्णय बतावे कि यह जो है सो ठीक कर रहा है, वो ठीक कर भी रहा होगा, तो अभी विश्वास नहीं रह गया है जनता जनार्दन को। 99.9% लोगों को विश्वास हट चुका है। और माफ करेंगे मीडिया के भाई हमारे बैठे हुए हैं, मीडिया ने अपना स्वतंत्र जो विचार था, जो मीडिया का स्वतंत्र रोल है, उस रोल को भी आज प्रभावित कर दिया कार्यपालिका विधायिका ने, जिसके चलते मीडिया पर से भी भरोसा लोग घट रहा है। अब बचा कौन? एक न्यायपालिका, जिस न्यायपालिका पर चोर को भी, ईमानदार को भी, बेईमान को भी, विद्वान को भी, मूर्ख को भी, औरत मर्द बूढ़ा जवान
यानी हिंदुस्तान के हर लोगों को अभी भी विश्वास जमा हुआ है कि न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा। जब हमें न्यायालय से विश्वास हटने लगेगा, जिसकी कड़ी शुरू हो गई है, तो न्यायालय से विश्वास रहेगा तो 3 पहले से गायब था, चौथा से विश्वास हटा, क्या होगा? खूनी क्रांति होगी। लोग कानून को हाथ में ले लेंगे, हथियार उठा लेंगे और लोग समझेंगे कि अब जब न्यायपालिका भी चली गई तो पहले तो जा ही चुकी थी और जो बची थी वो भी चली गई, अब हमारे लिए कुछ नहीं रह गया। तो अंत में वो हथियार उठा लेगा और खूनी क्रांति हो जाएगी। क्या देश को खूनी क्रांति में डाल देना है, उसे बचाना है? निश्चित तौर पर बचाना हो। कौन बचाएगा? ये हम आप मिलके बचाएंगे। बचाने वाले भी हम ही होंगे, करने वाले कौन हैं? ये भी हम ही हैं। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा अपने मिश्रा साहब से। मिश्रा साहब ने एक शब्द बोलते हुए कहा, अमूल्य सुझाव देते हुए एक बात कहा कि समितियां बन रही हैं, सब में कल्याण शब्द लिखा हुआ है, लेकिन कल्याण हो नहीं रहा। राम से बात हुई, श्याम से बात हुई, घनश्याम से बात हुई, सबों ने धोखा दिया। अब मन इतना भरा हुआ है कि कल्याण शब्द से ही भागने लगे हम। इशारा क्या था उनका? इशारा था कि भाई ये समिति, कल्याण समिति, इतनी कल्याण की बात बन रही है, नहीं कल्याण दिख नहीं रहा कहीं। अब कल्याण से ही मन घबराने लगा। जैसे कभी कभी रात्रि में गुजर रहे हो, चांदनी रात हो और कुछ पड़ा हुआ रस्सी जैसा रोड पर एक बैग नजर आ जाए तो कहीं सांप न समझ सके चिहुक जाए, वैसे ही अब कल्याण शब्द से डर लगने लगा कि कल्याण समितियां तो बन रही हैं, नहीं कल्याण नहीं हो रहा है। लेकिन मैं माफी चाह रहा हूं, जनतंत्र में शक्ति यदि है तो संगठन में, संस्था में। आप जब तक संगठन और संस्था का निर्माण नहीं करेंगे, उसकी ताकत जब तक नहीं बढ़ेगी, उसके मंच के माध्यम से कोई प्रस्ताव नहीं लाएंगे, तो शायद सुनने वाला कोई यहाँ नहीं है। संस्था के विचार से 2 कारण बनते हैं। एक तो डिफरेंट माइंड से जो क्षण कर बात आती है वो निश्चित तौर पर अच्छी बात होती है, इसलिए भी मानने के लिए मजबूर होंगे। दूसरे, उन्हें भय होता है कि इनके पास जनसंख्या हो गई और जनसंख्या ही जनतंत्र में सब कुछ है। तो जनतंत्र का में जनसंख्या का भय जब तक नहीं दिखाएंगे आप, तब तक आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक चीज मैं इशारा केवल करना चाह रहा हूं, क्या कारण है? एक भयावह स्थिति आ गई है, मेरे दिमाग में हुई है, आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं। कोविड-19 जैसा महामारी परमात्मा मत करे जो फिर दोबारे दस्तक दे। जिस महामारी ने बेटा की लाश पड़ी है, बाप को नहीं छूना है। मां जा रही है सामने से, दवा अलग से बांस से खिलाना है, स्पर्श नहीं करना है। एक से एक नजदीक व्यक्ति गुजर रहा है और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है वहां जुटने का। वैसी महामारी के क्रम में भारत सरकार ने पहली बार जो पैकेज दिया था लोगों को सुविधा के लिए, उसमें 28,000 करोड़ था। मोदी सराय घोषणा बता रहा हूं मैं। और उसमें लिस्ट बनाया जब भारत के किन किन वर्गों को मदद किया जाएगा। आपको विडंबना होगी जान करके कि केवल वकील को छोड़कर बाकी सब वर्ग था। क्या कारण है आखिर? कभी गंभीर सोचा गया ये कारण क्या हो सकता है? वकील ने अपराध कौन किया है? वो डबल ग्रेजुएट्स है, वो विधिवेत्ता है, वो विद्वान तो कहा ही जाता है, साथ साथ संविधान का व्याख्याता कहा जाता है, और इससे बड़ी बात बेजुबानों का जुबान कहा जाता है, सोशल इंजीनियर कहा जाता है। इतना ही नहीं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। यानी कागजी इतने सम्मान हमें मिले हुए हैं, धरती पर हो चाहे नहीं हो, इतने कागजी सम्मान मिलने के बावजूद इतना अच्छा वर्ग वो छांट क्यों रहे हैं आपकी? आप एक ही कारण मुझे लगता है
इनके दिमाग में एक बात है कि वकील जो इस 27 लाख भारतवर्ष में हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके ये कोषांग बनकर रह गए हैं। हमारे संगठन है, वकीलों के नाम पर संगठन है, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वो एलाइड है। वो राजद का होगा, वो जदयू का होगा, वो कांग्रेस का होगा, वो भाजपा का होगा, वो कम्युनिस्ट का होगा, उसका सेल है वकील। जब सेल है तो पार्टी के विधान के अंतर्गत बोलना है, पार्टी के सीमा के अंतर बात निर्णय लेना है और पार्टी के डायरेक्शन पर उसको चलना है। वकील की समस्या गई पीछे और वो रह गई, पार्टी आगे हो गई। सरकार समझती है कि हमें उसे मदद करनी चाहिए जो हमारी सरकार के सत्ता में बैठा दे या तो सत्ता से हिला दे। इनके दिमाग में है कि वकील इतने विभक्त हो गए हैं कमेटियों में, इतने विभक्त हो गए सेलों में, इतने डिफरेंस, किसी को नेता मानते ही नहीं अपने आप में, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए इन्हें कुछ नहीं भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है इन्हीं कारणों से इतने बड़ी महामारी कोविड-19 जैसे बीमारी के समय में भी सरकार ने हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखा। आपकी समिति की स्थापना वर्ष 2016 में हुई और 17-18 में रजिस्टर्ड हुआ। 8वां एनुअल कॉन्फ्रेंस इसका हम कर चुके हैं 24 पे। 25वां हमें करना है 25 में, जिसका महीना तय है नवंबर, तिथि तय नहीं होती है पहले से। वैसे इसका स्थापना दिवस था 26/11/2016 और 26/11 को कई तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। 26/11 आतंकी भी आए थे आपके यहाँ बॉम्बे में, उन्होंने भी सफाया किया था। 26/11 को संविधान दिवस आपका है, जिससे देश चल रहा है, जिस संविधान के आज दुहाई दे करके करते उसके विरोध में हम हैं, लेकिन शपथ तो उसी खाते हैं। संविधान का बिना कसम खाए हुए कोई नेता, कोई पदाधिकारी अपराध नहीं कर रहा है। कमाल तो ये है, उसी संविधान को छूते हैं। जैसे न्यायालयों में हम क्या कर रहे हैं, गीता रामायण को रखवा देते हैं। साक्षी कहता है मैं ये रख कर कसम खाता हूँ कि सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा, अब पहले ही लाइन में झूठ बोलेगा। ये बात हाकिम भी जान रहे हैं, वकील साहब भी जान रहे हैं, और बोलने वाला भी जान रहा है। तीनों जान रहा है कि लाइन गलती है, बोला जा रहा है, लेकिन कसम खिला के, यानी कसम खा करके अब झूठ बोलना लगता है कि ये अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। तो वो संविधान दिवस भी है और इसका स्थापना दिवस भी है। तो हम 9वां नेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको उसके बारे में एक लाइन केवल चाहना चाह रहे हैं। जो उद्देश्य देखा होगा इसका, न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले, तीनों की कुछ न कुछ समस्याएं हैं जिसकी पूर्ति नहीं होने से, समाधान नहीं होने से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बाधित हो रहा है। और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जब बाधित हो रहा है तो उसमें जस्टिस की बदनामी भी हो रही है, न्यायपालिका पर से विश्वास हट रहा है और लिटिगेंट को ज़्यादा भोगना पड़ रहा है। जो लिटिगेंट हमारा मास्टर पे ही है, जिसके लिए हम खड़े होते हैं काम करने के लिए। इसलिए तीनों की विभिन्न समस्याएं हैं जो समस्याएं बाधित करती हैं किस तरह से न्याय प्रणाली को, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को, उस समस्याओं को खोजना और उसके समाधान की दिशा में पहल करना इसका उद्देश्य है। इसलिए यह पहली एकलौती संस्था भारतवर्ष की है जो तीनों विंगों की समस्याओं के समाधान के दिशा में पहल करने का निर्णय बना ली है या अपना उद्देश्य बना रखी है। ये पहली संस्था है। दूसरी खूबी संस्था की ये है कि गैर राजनीतिक है। इसमें शायद राजनीतिक लोग रहेंगे, कहीं ना कहीं राजनीति से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इस परिधि में हम बैठते हैं तो किसी राजनीति की बात नहीं करते, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते, किसी के हम कोषांग नहीं हैं, किसी पार्टी राजनीति के सेल नहीं हैं और उसके हम अधिपत्य नहीं हैं। हम गैर राजनीतिक हैं। यह भी इसकी
एक जबरदस्त विशेषता है समिति की, जिसके कारण बहुत कम समय में ही ये फलना फूलना शुरू कर दिया है। तीसरी बात, भारतवर्ष में अभी तक 9 राज्यों में हमने इसका गठन कर दिया है। गठन करने के 2 तरीके मैं स्पष्ट कर दूं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 2 फॉर्म है ना, अमेरिका प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी चल रहा है और भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म में चल रहा है। अभी आपके यहाँ इस समिति में प्रेसिडेंशियल फॉर्म चल रहा है, यानी मेंबरशिप ड्राइव नहीं शुरू किया है। उसके पीछे एक राज है। मिश्रा साहब उत्कंठा भी रख रहे थे, निकल गए क्या? एक राज उसके पीछे ये है कि मेंबर्स कौन बनावे, किसको बनावे और क्यों बने। जब तक संस्था का कोई स्वरूप आप नहीं देंगे, संस्था में कोई डिमांड्स नहीं रखेंगे, संस्था में कोई संघर्ष नहीं करेंगे, वो संघर्ष से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी, तब तक लोगों की चाहत नहीं बढ़ेगी, विश्वास नहीं बढ़ेगा। और जब विश्वास नहीं बढ़ेगा तो संस्था ग्रहण नहीं करेगा, सदस्य नहीं बनेगा तो संस्था नहीं बनेगी। इसलिए अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चल रहा है कि केंद्र कोर कमेटी, राज्य कोर कमेटी, प्रमंडल कोर कमेटी, मंडल कोर कमेटी, अनुमंडल कोर कमेटी, 5 लेयर है इसका। अनुमंडल, मंडल, प्रमंडल, राज्य और देश। ये कोर कमेटी का नॉमिनेशन जो होता है, ये कोर कमेटी निर्णय लेती है और कोर कमेटी अभी पदाधिकारियों का नॉमिनेशन करती है और नॉमिनेशन के बाद उन्हें कुछ दायित्व देती है। वो दायित्व लेने के बाद में जब निर्वहन करते हैं, उस निर्वहन से वहाँ के स्थानीय लोगों में जब विश्वास थोड़ा जमता है कि भाई ये काम करने वाले लोग लग रहे हैं, इनकी रुचि सही दिशा में जा रही है, तब उसके बाद मेंबरशिप ड्राइव जो शुरू करते हैं तो वहाँ धड़ाधड़ मेंबरशिप बनना शुरू हो रहा है। ये 9 राज्यों जो मैंने कहा, इसमें बिहार और झारखंड दोनों सक्रिय रूप से काम कर रहा है। लगभग उसके अपने सारे, जैसे बिहार में 90% जिलों में हमने गठन कर दिया है, 50% ज़्यादा कर दिया है आपके झारखंड में। बाकी जगहों में जो है वो जिला वाइज नहीं होकर के अभी स्टेट वाइज है, उसी में दिल्ली भी है। अब दिल्ली में हमारे जो नॉमिनेशन हुआ, जिस आधार पर हमने बनाया, अभी आपके बीच बैठे हुए हमारे रामनारायण भाई, ये जिला के अध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय राजनीतिक समिति दिल्ली प्रदेश की, और रवि जी भोजपुरिया करके हैं जो महामंत्री हैं। यूथ के भी यहाँ जो ऑर्गेनाइज बने हुए हैं, वो एक कमेटी नॉमिनेशन हुई है। इन कमेटियों का काम है लोगों के बीच में जो हम काम दे रहे हैं उस काम को करके दिखाना, कार्य का प्रदर्शित करना, भाव का प्रदर्शित करना, विचारों को प्रचार करना, लोगों के बीच में जाना, उनसे मिल करके उनकी बात को सुनना और अपनी बात को बताना। ये बात बताने के बाद जब ये करेंगे तब यहाँ एक कमेटी गठन होगी, और कमेटी गठित जब हो जाएगी तब मेंबरशिप ड्राइव अभियान चलेगा, और तब जो बाई इलेक्शन जो नियम बनता है उसके आधार पर नियम बनेगा, चुनाव होगा। तो मैंने इशारा आपको इसलिए किया कि अभी ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में ये चल रहा है, और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में जा करके उन्हें जो है सो समझा करके, उनकी बात को बता करके, कमेटी के निर्णय को समझा करके, इसकी डिमांड्स को बता करके लोगों में जागरण पैदा किया। इसी के तहत आज पहली बार फॉर्मली शब्द जो दे दीजिए, सेंट्रल कोर कमेटी की बैठक रखी गई यहाँ कि ताकि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली में यदि हम बैठते हैं और दिल्ली में ज़्यादा जागरण करते हैं, दिल्ली में सजग कमेटी बन जाती है, तो इसका मैसेज, इसका फ्लो पूरे भारतवर्ष में जाता है। जो बिहार में हम कर रहे हैं या बंगाल में कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं, रास्ता छिड़ जाता है वहाँ। इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली हम लोगों के लिए लगा इस बात में कि दिल्ली पर हमें जोर देना होगा। और हमारे बिहार के लोगों ने तो यहाँ तक राय कर लिया इस बार कि हम दिल्ली वाले यदि हमें सहयोग करते हैं, दिल्ली में जो रुचि पैदा होती है वो नहीं है। अब हमारे अग्रवाल साहब जैसे लोग, इन्होंने एक लाइन सुना, वो भी भाया मीडिया सुना, मुझसे बात नहीं हुई। यद्यपि जिस संस्था के ये वाइस चेयरमैन रहे BCI, वहाँ मैं DC का मेंबरिंग के टाइम में रहा, और आपको मैं बता दूं बड़ा लंबा अनुभव रहा है हमारा वहाँ का भी।
पहली बार 1989 में मैं जीता था, जब नौजवान था, और 89 से लगातार 2023 तक कभी हारे नहीं। 35 साल तक मेरे लंबा सेवा किया है, और 18 में आकर भाई चेयरमैन बनाए गए, और जब चेयरमैन की दावेदारी हो गई तो एक कुटिल राजनीति के तहत इस बार का चुनाव मुझे हरा दिया गया। मैंने हार को स्वीकार नहीं किया है, उसको ट्रिब्यूनल में केस डाल दिया। अब ट्रिब्यूनल के पास से ऑर्डर चला गया है इन लोगों के पास कि बिहार में जो सोकॉल्ड लोग अभी चला रहे हैं काउंसिल को, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। ये ट्रिब्यूनल का आदेश चला गया। इसके बाद वो नहीं माने तो हम लोगों ने उन पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए दे दिया। यहाँ से 8 मार्च को कंटेम्प्ट इश्यू हो गया पैसवाली पर कि क्यों नहीं आप पर कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ चला दिया जाए, चूंकि आप कहने के बाद मान नहीं रहे हैं। ये स्थिति हो गई है किसकी? जो लीगल फ्रेटर्निटी का बिहार का हेड है उसकी। कानून का पंडित कानून को नहीं मानने लगे तो नहीं लगता है कि एनार्की हो जाएगी। अब एक सवाल खड़ा हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा विराम देकर मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ अपने आप को। धर्मनाथ प्रसाद यादव जिसका नाम है, वैसे तो मुंह पर खुश करने के लिए बहुत सारी बातें बोली ही जाती हैं नेताओं को। एक काम नहीं किए होगा लेकिन उसको कहा जाए कि आप तो सूरज हैं, आपके सामने दिया दिखाना तो बेकारे है। आप तो महान हैं, आप लोगों के रग रग में हैं। कहने वाला भी जान रहा है, सुनने वाला भी जान रहा है, कहीं नहीं है। लेकिन धर्मनाथ प्रसाद यादव 76 में प्रैक्टिस में आए, 6 जून 76 को, और 1 साल के अंदर में मैं घबरा गया था। 76 आप में से बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा। 76 में आया, मैं घबरा गया देख करके, उस समय की स्थिति देख करके। आवाज की स्थिति समझ लीजिए क्या हो रहा है कि पलायनवादी नीति लग रही थी वकीलों की, भागने का, पागल बनने का। सरकार कुछ दे नहीं रही है, साधारण परिवार के लड़के आने लगे, गार्जियन ने पढ़ा दिखा दिया, आप कुछ दे नहीं रहा है। सीनियर्स के पास आया, सीनियर जो है यही इंतजार कर रहे हैं कि कैटो ब्रीफ लेकर ही आया, महीना में कैटो ब्रीफ हमको दिया, इसको क्या मिला वो चिंता नहीं कर रहे हैं। वो सीनियर को फी दिलवाने में लगा हुआ है, सुबह से मुवक्किल के पैरवी में, सर का 500 रुपया या 5000 रुपया दे दीजिए, जमा कर दीजिए, वो जमा कर लगा हुआ है। सीनियर शाम को नहीं पूछ रहा है कि बेटा घर जा रहे हो, रिक्शा का पैसा है कि नहीं जाने का, रोटी दाल के लिए शाम को है कि नहीं है, वो पूछ ही नहीं रहा है। तो क्या करेगा वो? 2 ही काम करेगा, या तो पागल हो जाएगा और नहीं तो दलाल बन के बच्चा खिलाएगा हाकिम का। ये देख के मैं घबरा गया। और पहली बार 27 जून 77 को युवा अधिवक्ता कल्याण से, जो युवा था, मैं बोरों के सामने जाने की हिम्मत नहीं था, आज जुआ ज्यादा भोग रहे थे, तो युवा अधिवक्ता कल्याण समिति छपरा का निर्माण किया था 27 जून 77 को, जो 1 साल के बाद उसे बिहार का डेवलप किया गया, उत्क्रमित किया गया उत्क्रमित विद्यालय की तरह। और उसके तहत इतनी जबरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी गई, इतनी जबरदस्त एक्सपेरिमेंटेड है हमारा, कि 6 बार मैंने जेल यात्रा कराई बिहार के वकीलों को। 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 6 साल तक हमने जेल यात्रा कराया, जो बेकार नहीं गया। सरकार को झुकना पड़ा, हमारे लोगों को झुकना पड़ा, और लास्ट में एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 1983 पास हुआ, जिसके तहत लाखों रुपया की सुविधा वकीलों को मिलती है बिहार में। मर जाने के बाद 7 लाख रुपया तक मिल रही है, बीमार आप पड़े हैं तो 1 लाख रुपया उसमें आपको मिल रहा है, रिटायरमेंट करते हैं 30 वर्ष के बाद किसी अपंगता किसी कारण तो आपको 3 लाख रुपया मिलता है। ये एक्सपेरिमेंटेड है कि लड़ाई लड़ करके, ये जेल यात्रा तक करके ये वकीलों को दिलवाया गया है। लेकिन वो धीरे धीरे वो जो है सो कमिटी जैसे तैसे होने लगी, स्थिति में डिफरेंस बड़ा हो गया, जैसा आम होता है। तो हार करके मैंने पुनः देखा कि सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्मनाथ प्रसाद यादव जी,
यहाँ उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर अदीश सिंह अग्रवाल साहब, कुमार गौरव जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राम नारायण बाबू, मंच संचालन कर रहे अरुण कुशवाहा सर, सुनील कुमार मिश्रा सर, साथियों, हम लोग जब बिहार से चले थे तो एक संदेह लग रहा था कि आज की मीटिंग कैसे होगी, क्योंकि आज ही हम लोग सवेरे पहुंचे हैं और मीटिंग डायरेक्ट हम लोग इसी मीटिंग स्थल पे पहुंचे हैं। फिर भी जिस प्रकार से गौरव जी सर ने मीटिंग का यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया, आप दोनों को तहे दिल से एज ए कार्यकारी अध्यक्ष मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने उद्बोधन के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समिति के बारे में कुछ बताया और उन्होंने बताया कि अब तक हमारा 8 महाधिवेशन हो चुका है और कुछ इशारा भी किया कि नवंबर महीना में हम लोग का 9वां महाधिवेशन होना है। हम लोग यहाँ के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत हुई है और हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि हम लोग का इस बार जो 2025 में राष्ट्रीय महाधिवेशन हो, 2 दिवसीय होगा और वो दिल्ली प्रदेश में हो, भारत की राजधानी दिल्ली में हो। तो आज से ही अगर सबकी सहमति होगी, मीटिंग के बाद हम लोग बैठेंगे, अगर सब लोगों की सहमति होगी कि नहीं दिल्ली मुख्य केंद्र है, दिल्ली में ही राष्ट्रीय महाधिवेशन होना चाहिए, तो हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि पूरे देश के लोगों को दिल्ली जुटाना है। और इस बार 2025 में समिति के पूर्व में ही निर्णय लिया गया था कि 25 ऐसे अधिवक्ताओं को अधिवक्ता रत्न से भी सम्मानित करना है, तो उन्हें उस कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा। देश के अलग अलग कोने से आए हुए वैसे अधिवक्ता विभूतियों को जो वाकई अधिवक्ता के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ हम लोग जो रास्ते में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के दौरान कुछ बातें हुई है, हम लोग या तो अगर दिल्ली में होना तय हुआ तो भारत मंडपम या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, कुशवाहा सर का भी कहना था, या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में करेंगे। तो ये बातें जब तय होगी तो आप लोगों के बीच रखा जाएगा। लेकिन मैं एज ए कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पे आज जो भी लोग उपस्थित हुए, मैं उन्हें तैयारी समिति का सदस्य मानूंगा। 2025 के कार्यक्रम का